हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय, जिसका नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। इस पूरे विषय के अंतिम इकाई यानी कि 8 और 9, जी हाँ, इसके अंतिम 8 और 9 इकाई की बात करने वाले हैं। कई जगहों पर पाठ्य पुस्तक में इन दोनों इकाइयों को एक साथ मिलाकर देते हैं और कई जगह पुस्तकों में 8 इकाई अलग, 9 इकाई अलग, ऐसा रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे आप दोनों 8 और 9 दोनों इकाई कवर हो सके। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं, इसमें जो अंक विभाजन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि इसका अंक विभाजन क्या है, इस पूरी इकाई का ब्लूप्रिंट भी समझाऊंगा, कितने अंक का प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न आता है, इकाइयों के नाम वगैरह सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक हिंट बता दूं आपको कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है एक ऐसी संस्था है जो भारतवर्ष के किसी भी छात्र, आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी प्रांत में रहते हो, आपको हमारी संस्था जो है उच्च संस्थानों में प्रवेश दिलाती है। अगर आप डीएड करना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं, आप बीए बीएड करना चाहते हैं, बीएससी बीएड करना चाहते हैं, आप एमए करना चाहते हैं, आप एएनएम के कोर्स से ज्वाइन करना सकते हैं, आप रीट और उसके बाद थर्ड लेवल की ग्रेड की जो शिक्षा परीक्षा की तैयारी होती है वो सब कुछ हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आप एडमिशन करना चाहते हैं इनमें, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपका एडमिशन इन संस्थानों में हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही विश्वसनीय संस्था के साथ। जी हाँ, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की जानी मानी संस्था है जिसमें अभी तक सैकड़ों छात्रों ने प्रवेश लिया है। अभी भी कई छात्र पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। सैकड़ों छात्रों ने अब तक पढ़कर उत्तीर्ण हो चुके हैं, अपनी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है और अनेक उच्च पदों पर, सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का, आप भी सरकारी एएनएम और बहुत से ऐसे पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो आप हमारे डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हम दूरस्थ शिक्षा पद्धति यानी कि डिस्टेंस मोड जिसे कहते हैं, या रेगुलर या प्राइवेट, इन सभी माध्यमों से आपको डिग्री प्राप्त करवाते हैं, आपको प्रवेश देते हैं बहुत ही कम फीस के साथ। साथ ही साथ हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और साथ ही साथ आपको मिलता है भरोसा और साथ एक बहुत ही उच्च विश्वसनीय संस्था का, जिसका नाम है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित जानकारी, फीस से संबंधित जानकारी, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। आपने कहीं से भी इसके पहले कोर्स किया हो, कहीं से भी सेल्स पढ़ा हो, आपको हमारी संस्था में प्रवेश मिलेगा, साथ ही साथ बहुत कम फीस में। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और आज ही प्रवेश लीजिए हमारी संस्था के साथ और जुड़िए और अपना सरकारी शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं और देखते हैं इस इकाई 8 और 9, जिनके नाम है 8वीं इकाई का पाठ्य पुस्तक एवं उसके शिक्षा शास्त्र की समझ है। जी हाँ, जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो शिक्षा शास्त्र में जिस तरीके से सिलेबस होता है, क्या होता है पाठ्य पुस्तक, उसकी जो समझ होती है वो इसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ कक्षा शिक्षण की योजना एवं आकलन। जी हाँ, कक्षा में जो सिखाते हैं उस योजना, उसकी योजना कक्षा में सिखाए कैसे जाए, उसका प्लानिंग, योजना बनाया जाए और उसका आकलन यानी उसको जाने समझे, उसको हम एनालाइज करें कि हाँ भाई हमने कैसे पढ़ाया है ना। तो इस प्रकार की चीजों को हम इस पूरे दोनों इकाइयों में पढ़ने वाले हैं। तो इकाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो पहले इकाई का नाम जानना इससे जरूरी है क्योंकि भाई इकाई के नाम के ऊपर ही तो सवाल पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखने हैं कि आप इतने सारे इन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि पाठ्यपुस्तक के बारे में इस पे सवाल रहेंगे, फिर उसकी शिक्षा शास्त्र, पाठ्यपुस्तक में जो शिक्षा लिखी होती है, जो साइकोलॉजी होगी उसमें, वो कैसी होगी। साथ ही साथ भाई कक्षा में शिक्षण कैसे, कक्षा में पढ़ाया कैसे जाता है। शिक्षक बनना है, आप सभी भावी शिक्षक हैं, आप सभी शिक्षक होंगे भी इनमें से कई सारे। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए वही हम सीखेंगे। तो बात करें सबसे पहले इसके अंक विभाजन की, तो ये दोनों इकाई आती है 6 नंबर की, यानी कि इकाई 8 3 नंबर की, इकाई 9 भी 3 नंबर की। ये पूरा विषय जैसे कि 25 अंकों का होता है, आपको पता है कि इस पूरे विषय से 25 अंकों के प्रश्न पत्र जो है 25 अंकों का आता है। तो इसमें से इकाई 8 और 9 पर 6 अंक आवंटित है, जो बहुत ज्यादा है। बाकी सारी यूनिट्स 2-2 नंबर की, 3 नंबर की है, लेकिन ये जो यूनिट है, ये जो इकाई है, इसके ऊपर अंक आवंटित है कुल 6। जी हाँ, इसमें से 3 मार्क्स का एक प्रश्न आता है इकाई 8 से, फिर उसमें से 2 मार्क्स का प्रश्न आता है इकाई 9 से, और इकाई 9 से ही 1 मार्क्स का प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी पूछता है। तो यहां पर हो गए टोटल कितने भाई, 3 प्रश्न आते हैं, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो ये तो हो गया भाई इसके अंक विभाजन ब्लूप्रिंट की बात कर ली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करते, देखिए यहां पर
पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों में पहला है टीएलएम का विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जी हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम का फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में भी, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो टीएलएम का फुल फॉर्म है, टीएलएम का विस्तार है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बुनियादी, अब इसमें भी देख लीजिए टीएलएम में बहुत कंफ्यूज करके पूछता है टीएलएम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कई बार टीचर की जगह टीचिंग लर्निंग की जगह लिसनिंग बोल देगा, टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार ना, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको यही ध्यान रखिएगा कि भाई वो टीचिंग लर्निंग है, लिसनिंग नहीं है, लर्निंग है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पढ़ना और सीखना, ये मटेरियल सामग्री है ना। दूसरा बुनियादी सामग्री किसे कहेंगे भाई, बुनियादी यानी बेसिक जो चीजें होती है, क्या होती है। आप किसी स्कूल में, या आपको कोचिंग खोलनी है, स्कूल बनाना है आपको, मान लो, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको भाई, एक बोर्ड चाहिए होगा पढ़ाने के लिए, बेंच चाहिए होगी जहां छात्र बैठ सके, है ना, आपके पास चौक या फिर व्हाइट बोर्ड ऐसा मार्कर होना चाहिए जहां आप छात्रों को पढ़ा सकें। तो किसी भी स्कूल या किसी भी कह सकते कोचिंग क्लास में आपको ये सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं होनी ही चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, मेरे लिए बुनियादी चीज क्या चाहिए थी, ऑनलाइन शिक्षा देनी है, तो ऑनलाइन शिक्षा देना है तो भाई बोर्ड तो होना चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। साथ ही साथ ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके माध्यम से, जैसे मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि यूट्यूब भी एक बुनियादी चीज है जो चाहिए ही चाहिए। पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा भी चाहिए, तो कैमरा, मोबाइल, जिससे भी आप रिकॉर्ड करते हैं वो भी हो सकता है। माइक होना चाहिए सही ढंग से आवाज के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि बुनियादी चीजें वो होती हैं जिनकी सहायता से हम पढ़ाते हैं, ठीक है, वो बुनियादी एकदम बेसिक चीजें। तो बुनियादी चीजों में क्या है, बुनियादी सामग्री में बेंच, श्यामपट, है ना, बोर्ड जिसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है, श्यामपट हिंदी में, वो ध्यान रखेंगे। तो बुनियादी सामग्री में ये दोनों चीजें आएंगी, बेंच भी आएगा और श्यामपट भी आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। जी हाँ, 2 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है ऐसा। उसके बाद एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न कितने होते हैं। एक अच्छा जो प्रश्न पत्र होता है उसमें निबंधात्मक प्रश्न कितने होते हैं, तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं कुल 60 अंकों के होते हैं। जी हाँ, 60 अंकों के आने चाहिए। अब 60 अंकों के कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, अच्छी की बात करो, कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है कि 60 अंकों का ही जबरदस्ती रखना ही रखना है, कम भी। ऐसे एक आइडियल बताया जा रहा है कि हाँ, आदर्श प्रश्न पत्र जिसमें निबंधात्मक प्रश्न जो होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, वो होंगे 60 अंकों के, ठीक है। उसके बाद देखिए अच्छे प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट जो होते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट, हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहेंगे, ठीक है, शॉर्ट लघु उत्तरीय। उसमें जो अंक होते हैं 40, जी हाँ, 40 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होते हैं वो कितने आते हैं, 40 अंकों के आते हैं। निबंधात्मक 60, लघु 40 नंबर की, आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ही हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। एक बार फिर से चलिए रिवाइज कर लेते हैं कैसे। टीएलएम का विस्तार है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बुनियादी सामग्री किसे कहेंगे, बेंच को, श्यामपट को, है ना, कागज, कलम, दवात, इन सबको बोलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न कितने होते हैं भाई, 60 अंकों के होते हैं। अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो कुल 60 अंकों के होते हैं। अगला, अच्छे प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, तो एक अच्छे प्रश्न पत्र में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 40 अंकों के होते हैं, ठीक। तो चलिए अभी होगा हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, यहां से आपको एक वस्तुनिष्ठ आ ही जाएगा, गारंटी है, इसमें से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ, जो कि हमारे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएंगे, तो उनकी बात करेंगे, ठीक है। ये आपको 2 अंक या 3 अंक के लिए पूछ सकते हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक का महत्व बतलाइए, पाठ्यपुस्तक का महत्व क्या होता है, ठीक है। अब मैंने इसका उत्तर इसलिए नहीं लिखा कि इसका उत्तर आपको खुद समझाता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, आप खुद से समझिए। जैसे हम सभी ने किताबें पढ़ी, पाठ्यपुस्तक पढ़ी, तो जो पाठ्यपुस्तक हमने पढ़ी है उसकी खासियत ये होती है कि उसमें सिलेबस होता है, जी हाँ, है ना, आपको पता है उसमें पाठ्य सामग्री होती है, उसमें सिलेबस होता है, साथ ही साथ उसमें महत्वपूर्ण जो सामग्री, जैसे कि हमें बुनियादी शिक्षा जो मिलनी चाहिए, हमें जो ज्ञान मिलना चाहिए वो होता है। पाठ्यपुस्तक से हम ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, ज्ञानोपार्जन यानी ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में अच्छी शिक्षा देता है, पाठ्यपुस्तक से मार्गदर्शन हो सकता है ना, क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर सरकार ने ऐसा सिलेबस नहीं बनाया होता, ये विषय नहीं रखा होता, तो मैं अपने मन से थोड़ी आपको पढ़ाता, है ना। पाठ्यपुस्तक है, इसकी बुक बनाई गई है, सरकार ने बनाई है, तो उस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, तो फिर मैं उसको जानकर पढ़कर फिर आपको पढ़ा देता हूं, है ना, तो आप पढ़ पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है
ये पाठ्य पुस्तक जो है वो छात्रों का और शिक्षक का दोनों का मार्गदर्शन करती है, दोनों को पढ़ने के लिए बड़ा आसानी हो जाता है इसमें। ठीक है, ठीक, तो ये बात हो गई। और कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि छात्रों का अगर विकास करना है, बौद्धिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, तो पाठ्य पुस्तक बहुत ही जरूरी है। और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है हमें अच्छा ज्ञान अर्जन करने का मौका देती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य मतलब भाई देखना, सीइंग, श्रव्य मतलब सुनना, लिसनिंग, है ना। तो दृश्य श्रव्य साधन यानी सीइंग और लिसनिंग यानी देखने और सुनने वाले जो साधन होते हैं कौन से होते हैं ना, इसका महत्व और उपयोग लिखिए भाई। क्या इसका महत्व, क्या इसका उपयोग है। अगर आप क्लास में दृश्य और श्रव्य साधन की बात करें तो दृश्य मतलब भाई आपको फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, कोई आपको चित्र ऐसा बनाना होगा, तो ये आप दिखाएंगे, फ्लैश कार्ड वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये दृश्य साधन है। देख के आप बोर्ड पर गए, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पढ़ाना है बच्चों को, छोटे बच्चों को आम के बारे में पढ़ाना है, तो आप उनको कितना भी बोले आम ऐसा होता है वैसा होता है, वो नहीं समझेंगे। जैसे ही आप श्यामपट्ट पर ऐसा आम बनाकर दिखाएंगे, ऐसा आम बनाएंगे भाई, ठीक है, अब मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाया हूं, लेकिन फिर भी समझ के आ गए थे, ये आम की फोटो है ना, आम ऐसा होता है। तो कहने का अर्थ ये है, ऐसा उन्होंने देख लिया तो उनको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप उनको वीडियो दिखा दो आम की अपने मोबाइल में, या जो प्रोजेक्टर लगा होगा, स्मार्ट क्लास होगी, डिजिटल रूम होगा, तो आप उनको आम की फोटो दिखा, देखो बच्चों ये आम होता है ऐसे, है ना। तो ऐसा देखेंगे तो बच्चे सीख पाएंगे अच्छे से। और ये दृश्य साधन हो गया। फिर श्रव्य साधन, श्रव्य यानी सुनने वाला। बच्चों को हम बताएं रेडियो के बारे में पढ़ा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो हम जब पढ़ाएंगे उन्हें, तो हम अगर वहां पर पॉल्यूशन यानी कि किसकी बात करें, हम कह सकते हैं प्रदूषण की बात करेंगे, ध्वनि प्रदूषण सिखाना होगा बच्चों को, तो हम कैसे सिखाएंगे, हम उन्हें लाउड स्पीकर दिखाएंगे, रेडियो, गाड़ियों की आवाज, ये सब सुनाएंगे, वो सुनेंगे, देखें हाँ ये है ध्वनि प्रदूषण, जोर जोर से गाने बजना, तो वो श्रव्य साधन हो गया, सुनने वाला साधन हो गया। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसी चीजें जिनसे देखकर सीखा जा सकता है, ऐसी चीजें जिनको सुनकर सीखा जाता है, ऐसे को हम कहते हैं दृश्य और श्रव्य साधन। इनका महत्व क्या है भाई, तो इनका महत्व ये है कि इनसे छात्र बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जन करते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से सीखने मिलता है, बहुत लाभकारी है, इनसे सीखी हुई चीज बहुत लंबे समय तक याद रहती है, भूलते नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये इसका उपयोग और महत्वता हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ योजना किस प्रकार की होनी चाहिए, जो पाठ योजना होती है वो किस प्रकार की होना चाहिए वो बताइए। यानी कि इसे लेसन प्लान भी कहते हैं, ये आप हिंदी में भी जानते हैं, इंग्लिश में भी जानते हैं इसको, हिंदी में से पाठ योजना और इंग्लिश में से लेसन प्लान कहते हैं। तो भाई लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो लेसन प्लान की बात कर रहे भाई, तो लेसन प्लान जो होना चाहिए उसमें कुछ चीजें फिक्स होती है कि पहले देखो लेसन प्लान टीचर बनाता है, स्टूडेंट नहीं। जैसे मुझे क्लास में जाना पढ़ाना है, जैसे यहां पर मुझे पढ़ाने आना था, इसे वीडियो में जब बना रहा हूं, तो मैंने क्या किया, पहले बोर्ड पर ये सारी चीजें लिखी, मैंने प्लान किया कि मुझे भाषा बोध प्रारंभिक भाषा विकास का 8वां और 9वां यूनिट पढ़ाना है। तो मैंने क्या पढ़ाऊंगा, पहले मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाऊंगा, मैंने सेट कर दिया। फिर मैं कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ये भी सेट कर लिया। फिर उसमें मैं समझाऊंगा कैसे, उसमें उदाहरण कौन से दूंगा, ये सब मैं जो है पहले से प्लान करके आऊंगा। अगर प्लान करके आऊंगा तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे अभी दरवाजा बंद करके आऊं कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई अंदर ना आ जाए, तो मेरा प्लान जो पढ़ाने का जो सिस्टम मेरा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, उसमें डिस्टर्बेंस होगा। मैं पहले से प्लान करके आऊं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ाते हैं, लेसन प्लान करते हैं, तो इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छा पढ़ा पाएंगे, आपके पढ़ाने की टेक्निक अच्छी हो जाएगी, बच्चों को समझ में आएगा और आपका समय बचेगा बहुत बढ़िया ना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कोई पार्ट घर से पहले से पढ़कर आ जाऊं, अगर मैंने ये पहले से पढ़ा नहीं होता, इसकी जानकारी मुझे नहीं होती है ना, मैंने डेट की परीक्षा पास नहीं की होती अपने बचपन में, जब मैंने डेट की परीक्षा दी, तो अगर मुझे डेट की परीक्षा, बचपन में तो नहीं, बड़े होकर ही देते हैं, तो जब मैंने डेट की परीक्षा दी, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होता, मैंने 87% लिए थे डीएलएड में, अगर मैं 87% हासिल नहीं करता तो मुझे नॉलेज नहीं होता, मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। तो मैंने 87% हासिल किए, मुझे नॉलेज है, मैंने सीखा, तब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो पहले खुद से पढ़कर आना पड़ता है ना। तो कोई भी शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाता है, कोई भी पाठ पढ़ाता है बच्चों को, तो उसकी तैयारी घर से कर आता है, पूर्व जानकारी पहले से, पूर्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो पाठ्य योजना किस प्रकार होनी चाहिए, पाठ्य योजना में भाई कक्षा की अवधि ध्यान रखना कि भाई 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे में कितना पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, इसकी प्लानिंग पहले से कर लो, कक्षा अवधि। दूसरा, पूर्व ज्ञान, यानी जो भी पढ़ाने जा रहे हो भाई उसका पहले से ज्ञान रखो ना, कि हमें क्या पढ़ाना है, नॉलेज होना चाहिए पहले से कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, कैसा उसमें बोलना है, क्या सुनाना है, वो ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद भाई उद्देश्य, उद्देश्य भी क्लियर रखो, क्यों पढ़ा रहे हैं आप, आपका क्या उद्देश्य है, आप पढ़ाना क्यों चाहते हो, ताकि छात्र ये सीख सके, पढ़ाने के बाद वो सीख सके, आप इतना ज्ञान दे सको, है ना। तो ये उद्देश्य भी मालूम होना चाहिए। और फिर स्व मूल्यांकन, ठीक,
नहीं माफ कीजिए, प्रक्रिया, किस मेथड से पढ़ाएंगे। आप बच्चों को उदाहरण देकर पढ़ाएंगे, आप बच्चों को मौखिक पढ़ाएंगे, या बच्चों को आप लिखवा कर पढ़ाएंगे, या चित्र बनाएंगे बोर्ड पर फिर बच्चों को समझाएंगे उसी पर। तो इस प्रकार की चीजें प्रक्रिया कहलाती है, किस प्रक्रिया से आप पढ़ाएंगे। और फिर आता है स्व मूल्यांकन। लास्ट में बताओ बच्चों समझ में आया, बच्चे बोलेंगे हाँ सर समझ में आएगा, तो आपको समझ में आ गया कि आपने अच्छा पढ़ाया तभी तो समझा उनको। बच्चे ने बोला नहीं सर समझ में नहीं आया, मतलब कुछ कमी रहेगी, आपको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। तो वो स्व मूल्यांकन। तो एक अच्छी जो पाठ योजना होती है, लेसन प्लान होता है अच्छा, उसमें भाई कक्षा अवधि, पूर्व ज्ञान, उद्देश्य, प्रक्रिया और स्व मूल्यांकन ये होना ही चाहिए। तो ये अच्छे लेसन प्लान, अच्छे प्लानिंग की निशानी है पाठ्य योजना की, ठीक है। अगला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक की परिभाषा एवं अर्थ लिखिए। पाठ्यपुस्तक की परिभाषा और उसका अर्थ लिखिए। पाठ्यपुस्तक किसे कहते हैं? तो एक पाठ्यपुस्तक का अर्थ देखो, पाठ्यपुस्तक दो शब्दों से बना है, पाठ्य और पुस्तक। पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य, और पुस्तक मतलब है किताब, आप जानते हैं जिसको पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सके। तो पाठ्यपुस्तक दो शब्दों से मिला है, पाठ्य और पुस्तक। पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य, और पुस्तक का मतलब आपको पता है कि ऐसी किताब जिसको पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सके, उसको पाठ्य पुस्तक कहते हैं, पुस्तक कहते हैं, ठीक। तो ऐसी पुस्तक जो पढ़ने और पढ़ाने के योग्य होती हो उसे ही पाठ्य पुस्तक कहते हैं। ये पाठ्य पुस्तक की परिभाषा की बात किया। अर्थ की बात करें तो पाठ्य पुस्तक जो है इसका अर्थ क्या है भाई, पाठ्य पुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और पुस्तक। पाठ्य का मतलब है पढ़ने योग्य, और पुस्तक का मतलब होता है ऐसी किताब जिससे ज्ञान अर्जित किया जा सके पढ़ के, हो गया पाठ्य पुस्तक। फिर वही यहाँ बात कि वह ऐसी पुस्तक जो पढ़ने और पढ़ाने के योग्य होती है, ना सिर्फ पढ़ने बल्कि पढ़ाने के भी। ऐसा नहीं कि ऐसी किताब बनाए जिससे सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ सके, टीचर को पढ़ना ही नहीं आ रहा हो, उसको टीचर के काम की ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों के जो योग्य हो उसे अच्छी पाठ्य पुस्तक हम कहेंगे। फिर पाठ्य पुस्तक का उपयोग देखिए भाई, किताब की क्या क्या उपयोगिता है, यूजेस है, ये तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई पुस्तक जो है बहुत काम की होती है। पुस्तक की उपयोगिता क्या है? पुस्तक की उपयोगिता ये है कि भाई पुस्तक जो हमें काम में आती है, पुस्तक हमें मार्गदर्शन करती है, ज्ञान देती है, हमें सिलेबस ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है, हमें विविध प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। पुस्तक से हम परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है, उसमें ज्ञान होता है ना, ये बातें। तो पुस्तक हमारे लिए इतना उपयोगी है, आप इतना सब लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, ये 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है इकाई 1 और 2 के हैं। अभी मैं कुछ और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, उनके उत्तर बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और आने वाली डीएलएड की आगामी परीक्षा में वो जो है आपको पूछ सकते हैं, आपको कैसे लिखना है वो भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, लेकिन उससे पहले फिर से बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेस आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे कि हम आपको बीए बीएससी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, सिर्फ बीएड, बीए, एमए, साथ ही साथ और भी कोर्सेज, एमएससी, एमकॉम, कई प्रकार के कोर्सेज है, एएनएम के कोर्सेज है, रीड की तैयारी, एमपीटीडी की तैयारी, बहुत सारी तैयारी कोर्सेज की उपलब्ध कराई जाती है। आप विभिन्न संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं। अगर आपके सगे संबंधी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किसी का भी इच्छा है डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए आज ही, और आपको फीस की जानकारी सब कुछ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप भारत में किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी पढ़े हो पहले, आपको एडमिशन मिलेगा और सफलता की पूरी गारंटी। जी हाँ, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पढ़े हुए छात्रों ने कई जगह पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। हर साल सबसे ज्यादा रीड में इस साल 87 स्टूडेंट्स का चयन हमारी एकमात्र संस्था से, 87 स्टूडेंट का चयन हमने करवा दिया, सिर्फ अपनी संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के द्वारा। जी हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला है, मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, और अच्छे मूल्यांकन की विशेषता बतलाइए। भाई अच्छा मूल्यांकन का खासियत क्या होगा, अच्छा मूल्यांकन की क्या खासियतें होंगी? तो भाई अच्छे मूल्यांकन की खासियत यह है कि अच्छा मूल्यांकन भाई हमें बहुत सारे फायदे करवाता है। जैसे हमें पता चलेगा कि छात्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसमें व्यवहारिक ज्ञान आ रहा है कि नहीं, उसका ज्ञान जो है अर्जित हो रहा है कि नहीं, यानी उसमें विकास, उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं, पता चलेगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं मूल्यांकन है क्या। तो मूल्यांकन के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है मूल्य आंकना। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य को आंकना, किसका कितना कीमत है, मूल्य है, किस लायक है। ठीक है, दूसरा, अब डेफिनेशन, परिभाषा की बात करें तो शिक्षण से छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे ही मूल्यांकन कहते हैं। जी हाँ, अगर हमने कुछ पढ़ाया और छात्र के अंदर कुछ भी चेंज ही नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा दिया, 1 हफ्ते से पढ़ा रहा हूं और 1 हफ्ते के बाद वो एक अक्षर नहीं सीखा, तो भाई क्या मूल्यांकन होगा उसका? 0 ही रहेगा। लेकिन अगर हमने पूछा कि हाँ पहले इसको कुछ नहीं आता था, अब उसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने आता है, अब थोड़ा थोड़ा उसे इंग्लिश लिखना आता है, तो ये मूल्यांकन करेंगे तो पता चलेगा हमें। ठीक है, तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है भाई? शिक्षण से छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को ये क्या कहा जाता है? मूल्यांकन। जी हाँ, शिक्षण से छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन को ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक, अगला, भाई अच्छे मूल्यांकन की विशेषता बतलाइए।
तो अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता होती है, खासियतें क्या होती है? तो देखिए भाई, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता देखिए भाई, वैधता है ना, वैधता। दूसरा विश्वसनीयता है ना, भरोसा होता है। वैधता मतलब भाई मूल्यांकन वैध होता है कुछ ही समय के लिए, अब भाई हमेशा के लिए नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर 10वीं का कोई छात्र है और 10वीं कक्षा का सेशन स्टार्ट हुआ जुलाई में, जून जुलाई में, एक महीने तक हमने छात्रों को पढ़ाया, फिर हमने परीक्षा ली, तो उसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जो क्लास में टॉप पर जाएंगे, 1 2 3 रैंक आएगा उनका, प्रथम द्वितीय तृतीय रैंक आएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, वो हमेशा छात्र हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड वही लाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, छात्र बदलेंगे ना। कोई छात्र मेहनत करेगा तो आगे आ जाएगा, कोई छात्र मेहनत करना बंद कर देगा, थोड़ी कमी हो जाएगी तो पीछे चला जाएगा, रैंक हट जाएगी उसकी। तो जो मूल्यांकन होता है वो एक निश्चित समय तक वैध होता है, यानी आप एक ही रिजल्ट बार बार थोड़ी दिखा सकते। अगर कोई 10वीं में टॉप करता था स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं जिंदगी भर वो एकदम होशियार ही रहा, टॉप ही करता रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मूल्यांकन जो है वो कुछ समय के लिए वैध होता है बस। विश्वसनीयता, मूल्यांकन में विश्वसनीयता किया जाता है भाई, आपने जांच पड़ताल की है। अगर कोई खुद से आके बोलता है मैं बहुत होशियार व्यक्ति हूं, मुझे 90% आते हैं, तो मैं थोड़ी मान लूंगा, मैं उसका मार्कशीट देखूंगा, मैं उसका मूल्यांकन करूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, बताओ तो दो सवाल बताओ, दो सवाल का जवाब बता दो भाई, पता चल जाएगा, है ना, मूल्यांकन हो जाएगा उसका। वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता, ये सारी चीजें है ना। उपयोगिता का मतलब भाई उपयोग, यानी कि जो कुछ सिखाया गया उसका कुछ उपयोग कर रहा है छात्र की नहीं, है ना, उसका कुछ फायदा है कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के दो प्रकार बतलाइए भाई, मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? तो मूल्यांकन के दो प्रकार हैं, कौन से भाई? दो प्रकार नहीं, अब प्रकार पूछे तो वैसे वस्तुनिष्ठ के दो प्रकार हमने पढ़े थे, मूल्यांकन के तो 3 प्रकार है। अब मूल्यांकन के सतत व्यापक मूल्यांकन अलग तरीका है, वो भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो मूल्यांकन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और यहां पर तीसरा प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल। जी हाँ, मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन। मौखिक मूल्यांकन का मतलब ओरली कुछ सवाल पूछे तो बताओ बेटा महात्मा गांधी जी हमारे देश के कौन थे, या उनका जन्म कब हुआ था, नहीं आता सर, तो हो गया मूल्यांकन, गधा लड़का है, नहीं पता, कुछ पढ़ता ही नहीं है। हाँ बता दिया 2 अक्टूबर सर 1869 1869 में हुआ था सर, अच्छा होशियार लड़का है, बुद्धि तेज है, याद रख सकता है ना, तो होगा मूल्यांकन फट से। तो ये मौखिक था। फिर लिखित मूल्यांकन आप जानते भाई, एग्जाम होती है रिटर्न, लिखित परीक्षा में किसको कितने अंक आए वो लिखित। फिर अब प्रायोगिक प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती है स्कूलों में कॉलेजेस में, तो प्रैक्टिकल एग्जाम से मार्क्स मिलते हैं। तो मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है और किसे कहते हैं? तो बात करें सतत मूल्यांकन की, तो सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, निरंतर। जी हाँ, सतत मूल्यांकन मतलब होता है निरंतर मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जो बार बार किया जाए। जैसा मैंने वो एग्जांपल दिया 10वीं कक्षा का कि एक बार भाई आपने टेस्ट ली, इसका मतलब ये नहीं है कि अब खत्म हो गया भाई, जब तक बोर्ड की परीक्षा नहीं हो जाती हमें बार बार टेस्ट लेते रहना है, सतत मूल्यांकन करते रहना है, ताकि कौन छात्र कहाँ पिछड़ रहा है, कौन छात्र कहाँ ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी बुद्धि कहाँ पर तेज है, उसे ज्यादा पढ़ाया जाए ताकि ज्यादा नंबर लाए, इस तरह से, ठीक। फिर आता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन से छात्र के अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, इन परिवर्तनों को जांचा जाता है, इसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो व्यापक मूल्यांकन मतलब भाई गुणात्मक जो मूल्यांकन होगा वो किया जाएगा। तो ये हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके सामने। अब ये अलग से पूछ सकते हैं मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, या पूछ सकता है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता बतलाइए, अलग अलग भी पूछ सकते हैं ना। तो एक ही प्रश्न के अंदर कई प्रश्न मैंने आपको बता दिए, ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इनके द्वारा ही आप परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। यही प्रश्न उत्तर पहले डेट के परीक्षा में पूछे भी गए थे, और आने वाली डेट की परीक्षा में भाई यही प्रश्न उत्तर जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, ये यूनिट ये विषय यहीं पर समाप्त होता है, इस इकाई के यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कोर्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ जुड़िए, विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लीजिए और सरकारी पदों पर नियुक्त होने का, सरकारी शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कीजिए। तो दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क कीजिए और जुड़िए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए।